7 मई 2025 को चलते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही कुछ मिनटों में आसमान में एक तेज लकीर ये कोई साधारण लकीर नहीं थी, ये कोई साधारण मिसाइल भी नहीं थी। आप सबको पता है ये मिसाइल थी ब्रह्मोस। ये वो हथियार था जिसके बारे में दुनिया कई वर्षों से चर्चा तो कर रही थी, बट जिसकी असली युद्ध शक्ति यानी बैटल टेस्टिंग आज तक किसी ने महसूस नहीं करी थी। और इसकी शक्ति का महसूस करने वाला पहला देश पाकिस्तान बना। जैसे ही ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के टेरर कैंप्स और एयर बेसेस को निशाना बनाया, उसने इन लक्ष्यों को सिर्फ नष्ट ही नहीं किया, उन्होंने एक संदेश भी दर्ज किया कि भारत एक शांत देश है, शांतिप्रिय देश है, लेकिन अगर उसे प्रवोक किया गया, आतंकवाद किया गया उसके खिलाफ, तो जब जब वो जवाब देगा, वो जवाब निर्णायक होगा। ब्रह्मोस दुनिया की फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। यह मैक 2.8 यानी लगभग 3400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ती है, यानी 1 किलोमीटर प्रति सेकंड। ब्रह्मोस की गति पर दुश्मन के पास सोचने का समय नहीं बचता। रिएक्शन की तो बात ही छोड़ दीजिए, लेकिन एक बात और है, ब्रह्मोस की शक्ति सिर्फ उसकी गति में नहीं है, उसकी शक्ति उसके प्रिसिशन में है, उसका लो लेवल फ्लाइट पाथ में है, और इस बात में है कि ब्रह्मोस को मल्टीपल प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है, उसमें ये कैपेबिलिटी है। और इन सब के रहते वो दुश्मन के रेडार के लिए लगभग अदृश्य बन जाती है। जब ब्रह्मोस जमीन को चूमते हुए, घाटियों में लिपटते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचती है, तो वो केवल वार नहीं करती, वो एक सर्जिकल निर्णय देती है। अब सवाल यह है कि ये अद्भुत मिसाइल बनी कैसे, भारत ने यह मिसाइल कैसे बनाई, इसकी नींव कहां पर है? आज हम इसी सवाल पे और चर्चा करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 1990 के दशक में। सोवियत यूनियन यानी सोवियत संघ तब बिखर चुका था। रूस की इकोनॉमिक हालात बहुत ही खराब थे, पूरे देश में एक अनस्टेबिलिटी का माहौल था। रूसी वैज्ञानिक जो अंतरिक्ष मिशन बनाते थे, यानी स्पेस साइंटिस्ट थे, अब वेतन के लिए संघर्ष कर रहे थे। रॉसकॉस्मोस जो उनका अंतरिक्ष केंद्र है, वहां पर आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी, और इन परिस्थितियों में भारत भी एक नई दिशा तलाश रहा था। उस समय भारत जस्ट इकोनॉमिकली लिबरलाइज हुआ था। भारत को पता था कि अगर भविष्य की लड़ाइयों में भारत को सशक्त रहना है, तो भारत की सामरिक यानी मिलिट्री स्थिति को भी बदलते रहना होगा। भारत के लिए एक बहुत ही फॉर्चुनेट बात यह थी कि उस समय डीआरडीओ की कमान संभाल रहे थे भारत के सबसे प्रमुख साइंटिस्ट और भारत के भविष्य में होने वाले राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और डॉक्टर कलाम पहुंचे एक रेगुलर दौरे पर मॉस्को में यानी रशिया में। उस समय तक 1980s तक डॉक्टर कलाम ने भारत को 5 अलग अलग मिसाइलें ऑलरेडी दे दी थी, जिनमें आखिरी मिसाइल थी अग्नि मिसाइल। लेकिन जो एक्सीलेंट होते हैं वो सिर्फ एक अचीवमेंट पे आकर के रुक नहीं जाते। डॉक्टर कलाम के मन में था कि अब भारत को नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल से कैसे इक्विप किया जाए, जो लाइट हो, स्टर्डी हो, मल्टीपल प्लेटफॉर्म से लॉन्च हो और बेहद तेज हो। डॉक्टर कलाम के दिमाग में उस समय कोई कॉन्क्रीट प्लान था नहीं। उस समय एक्चुअली ऐसी मिसाइल्स एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। लेकिन कहा जाता है फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव एंड लक फेवर्स द नोबल, और डॉक्टर कलाम ब्रेव भी थे और नोबल भी। डॉक्टर कलाम का मिशन सिर्फ मिसाइल बनाना नहीं था, बल्कि यह समझना था कि भारत और रूस किन किन टेक्नोलॉजिकल चीजों पे साथ मिलकर आगे बढ़ सकता है। वो स्पेस में भी हो सकती थी, मिलिट्री भी हो सकती थी, वो किसी भी क्षेत्र में हो सकती थी। लेकिन कभी कभी इतिहास योजना से नहीं, संयोग से बदलता है। रूसी वैज्ञानिकों ने डॉक्टर कलाम को एक टेक्नोलॉजी दिखाई, एक स्पेस टेक्नोलॉजी दिखाई, और वो था एक सुपरसोनिक कंबस्शन इंजन। सोवियत पतन के बाद इस प्रोजेक्ट की फंडिंग समाप्त हो चुकी थी और इंजन एक कोने में पड़ा हुआ धूल खा रहा था। डॉक्टर कलाम की निगाहों में भी लेकिन कुछ एक अलौकिक तेज था। उन्होंने कोने में धूल खा रहे इस इंजन को दूर से ही भांप लिया
उन्होंने सोवियत स्पेस साइंटिस्ट से पूछा इस इंजन की स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। और डॉक्टर कलाम ने इस मशीन में, इस इंजन में पड़ी हुई धूल को नहीं देखा, उन्होंने इस इंजन में भारत का भविष्य देखा। उन्हें तुरंत समझ में आ गया कि अगर इस टेक्नोलॉजी को जीवन मिले तो भारत सिर्फ मिसाइलें ही नहीं, एक नई मिसाइल पीढ़ी बना सकता है और दुनिया को लीड कर सकता है इस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल के साथ। ऐसी मिसाइल दुनिया ने अब तक नहीं देखी होगी। कई बैठकों, तकनीकी समीक्षाओं और गहन चर्चाओं के बाद 12 फरवरी 1998 को एक बेहद ऐतिहासिक समझौता हुआ। भारत और रूस ने एक संयुक्त मिसाइल विकसित करने का निर्णय लिया। समझौते के तुरंत बाद ही इन दोनों देशों की वैज्ञानिक टीम एक साथ काम में जुट गई। दोनों देशों ने लगभग 1100 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट में उस समय लगाए। 1990 में पहला आधिकारिक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, फंडिंग जारी हुई और इंजन से लेकर के एयरफ्रेम, प्रोपल्जन से लेकर के गाइडेंस तक हर हिस्से पर जॉइंट काम करना आरंभ हो गया भारत और रशिया के बीच। करीब 2 साल और लगे टेस्टिंग, कैलिब्रेशन और रिफाइनमेंट में, जो एक बेहद कम टाइम है किसी नई मिसाइल को डेवलप करने के लिए। और उसके बाद हर परीक्षण ने यह साबित किया कि यह मिसाइल सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, एक बदलाव का प्रतीक है, एक इंटरनेशनल गोल्ड स्टैंडर्ड बनने वाली है। 12 जून 2001 को उड़ीसा के पास चांदीपुर टेस्ट रेंज से जब ब्रह्मोस पहली बार लॉन्च हुआ तो उसकी उड़ान में एक आत्मविश्वास था। उसका पाथ स्थिर था, उसकी गति अद्भुत थी और उसकी सटीकता अविश्वसनीय थी। उस एक टेस्ट ने यह बात तो पूरी तरीके से क्लियर कर दी, ना सिर्फ भारत और रूस को बल्कि पूरी दुनिया को, कि इंडिया रशिया की ये साझेदारी दुनिया की मिसाइल टेक्नोलॉजी में एक नया बेंचमार्क तय करने जा रही है। और यहीं एक अधूरे इंजन की धूल से, एक राष्ट्र के सपनों की राह से, डॉक्टर कलाम के विजन से ब्रह्मोस का जन्म हुआ। आज वही ब्रह्मोस भारत की सामरिक क्षमता के सबसे चमकते हुए प्रतीक के रूप में उजागर है और दुनिया जान चुकी है कि भारत अब हथियार इस्तेमाल नहीं करता, भारत इतिहास लिखता है। इस कहानी का एक और चैप्टर 2015 में है जो शायद कम ही लोगों को पता है। वो आइलैंड जो चांदीपुर के निकट था उड़ीसा में, जहां से ब्रह्मोस को पहली बार टेस्ट किया गया है, 2015 में जब डॉक्टर कलाम का देहांत हुआ तो उसी आइलैंड का नाम अब डॉक्टर कलाम आइलैंड रखा गया। कमेंट्स में बताइए कि इस कहानी में सबसे शक्तिशाली बिंदु आपको क्या लगा, हम उस पर और चर्चा करेंगे।